अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन या एक सजेशन आई थी कि हम अगर जूम मीटिंग्स के बजाय गो टू मीटिंग्स या गूगल मीट जो है वो यूज़ कर लें तो बेहतर रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा एक्चुअली। आप एक ओवर द पीरियड एक सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हो तो आप उसमें थोड़ा सा हैंडी फील कर रहे हो, तो मैं देख लेता हूँ अगर उसमें ये रिकॉर्डिंग और इस तरह के सारे टूल्स जो मुझे चाहिए वो 100% अवेलेबल है। प्लस वो 5 से 10 यूजर्स के बाद ना वो बाज़ दफ़ा कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बहुत हैवी होते हैं और वो लोगों को प्रॉब्लम, आवाज़ डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है या इमेज जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो अगर उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो वी कैन शिफ्ट टू दैट। ओके जी, सो नाउ हैविंग सेड दिस, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से रिलेटेड है, पीएमओ। इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया था ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर एंड इसके अलावा मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कल कर ली थी बट मैंने उसको आपको भेजा नहीं बिकॉज आई थॉट कि इट्स बेटर हम इसको लाइव सेशन ही करें, 1 घंटे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सो आपने अगर ताकि आपकी कोई क्यूरीज हो यू मे एड्रेस यू मे आस्क दैट, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को रिकॉर्डिंग करने के बावजूद आप लोगों से की तरफ सेंड नहीं किया। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करता है। जब मैं कहता हूँ लुक आफ्टर करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है ये उस मेथडोलॉजी को भी डिफाइन करेगा कि हमने कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। देन वो उसकी कोई प्रोसीजर्स, कोई प्रोसेसेस या कोई मेथड्स, कोई रूल्स जो हैं वो बना के रख लेता है ताकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं उन रूल्स या प्रिंसिपल्स को या प्रोसीजर्स को मतलब लोग फॉलो करें। देन ये एक फैसिलिटेशन रोल में ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ टेम्पलेट्स बनाता है सो दैट जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम मेंबर्स को अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, हमने कुछ प्लान्स बनाने होते हैं, कुछ मैट्रिसेस बनानी होती हैं। विल टॉक अबाउट प्लान्स, मैट्रिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जिनको मैं अलग से कह रहा हूँ। तो वो जो जो चीज़ें बनानी होती हैं उनके कुछ टेम्पलेट्स हैं वो बना के रख लेते हैं ताकि लोगों को बार बार एवरी टाइम जीरो से स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट ना करना पड़े। फिर ये इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड तमाम डाटा, हर प्रोजेक्ट का डाटा, उस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स कितने थे, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, सो एंड सो एक्टिविटी पे कितने लोगों ने काम किया, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगा, आप क्या चीज़ें प्रोजेक्ट पे ऐसी थी जो बहुत अच्छी गई, क्या चीज़ें प्रोजेक्ट पे ऐसी थी जिनमें प्रॉब्लम आया। सो अब ये इनको हम लेसन लर्न कहते हैं। सो तमाम लेसन लर्न, तमाम डाटा, तमाम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन वो एक रेपोजिटरी में एक जगह पे स्टोर कर ली जाती है ताकि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस वो लोग इन पुराना डाटा को, पुराने लेसन लर्न को यूज करते हुए उस कुछ हेल्प ले सकें। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेसन लर्न का, इसका हम बहुत दफा जिक्र करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। और ये फैसिलिटी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस देता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस अगर अपने फुल कह लें कि पावर में काम कर रहा है किसी जगह पे, जो उसका मैक्सिमम या अपनी पीक को अचीव लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उस वक्त ये मेरे जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एग्रेसिव किस्म का कंट्रोल अपना एग्जर्ट करता है और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी वही नॉमिनेट करता है किस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है, किस प्रोजेक्ट को रोकना है, किस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस प्रोजेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है। इस तरह के तमाम फैसले भी वही पीएमओ करता है। फिर वो लोगों को जो टॉप मैनेजमेंट है या एनीबॉडी एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में जो प्रोग्रेस देनी है, जो रिपोर्टिंग करनी है, वो भी पीएमओ ही ऊपर कन्वे करता है। दैट मीन्स टॉप मैनेजमेंट विल कॉन्टेक्ट पीएमओ के यार वो जो उसकी प्रोग्रेस बता दी जाए और वो तमाम प्रोजेक्ट्स की समरी जो है वो ऊपर भेजेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक प्रोजेक्ट ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस सूरत में क्या होगा कि पीएमओ वाला हेड जो है वो अपने साथ
उस ऑर्गेनाइजेशन वो जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर भी साथ ले जाएगा ज़्यादा डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए, ताकि अगर वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट कोई स्पेसिफिक क्यूरी पूछे तो ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ज़्यादा करंट होता है एज कम्पेयर टू द पीएमओ। बट पीएमओ यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक सेंट्रल कम्युनिकेशन या एक सेंट्रल रिपोर्टिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स उसके तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। सो रिसोर्सेज भी देता है, सेंट्रल कम्युनिकेशन भी देता है, गाइडलाइंस भी देता है, प्रोजेक्ट कैसे देने उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस भी देता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर भी नॉमिनेट करता है, प्रोग्रेस भी मॉनिटर करता है, प्रोजेक्ट के दौरान एंड प्रोजेक्ट के आखिर पे प्रोजेक्ट्स का ऑडिट भी करता है। और यहाँ पे ऑडिट से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, बल्कि वो ये भी देखता है कि हमने जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए थे एक प्रोजेक्ट पे फॉलो करने के लिए वो प्रॉपरली फॉलो हुए भी हैं या नहीं हुए। सो ये सारे काम और इसके अलावा कुछ और जो अभी हम वन बाय वन मैं आपको लिस्ट शो करूंगा, और वन बाय वन मैं आई ट्राई जो मैंने एक्सप्लेन ज्यादा डेप्थ नहीं किए उनको मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑफिस के फंक्शन है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड तो मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास ये जो पीएमओ है इट कुड बी portfolio management office, it could be program management office, or it could be project management office depending upon the level। ये हमने कल जो है पोर्टफोलियो, कल जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने पोर्टफोलियो के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने नेक्स्ट लेवल था हमारे पास प्रोग्राम का, और उसके बाद हमने देखा था पीएमओ। पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आते हैं, प्लस इनका जो कोऑर्डिनेशन वर्क है वो होता है। और प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर आपको याद हो तो रिलेटेड प्रोजेक्ट सिर्फ जो है वो कंबाइन करके एक प्रोग्राम में ला दिए जाते हैं। सो एनीवेज ये जो मेरे पास पीएमओ है ये पोर्टफोलियो लेवल पे भी हो सकता है, ये प्रोग्राम लेवल पे भी हो सकता है, और ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आ सकता है। अच्छा जी, सो दैट वाज अबाउट पीएमओ। अब एग्जाम के अंदर पीएमओ से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पीएमओ एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बहुत उसके आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। मैं भी आपको टाइप्स ऑफ पीएमओ भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम पहले पीएमओ के फंक्शंस देखें कि पीएमओ क्या क्या काम करता है। पहली बात, इट मैनेज द इंटरडिपेंडेंसीज अमंग प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियोज। इंटरडिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? इंटरडिपेंडेंसीज का ये मतलब है बाज दफा एक प्रोजेक्ट का आउटपुट जो ओवरऑल आउटपुट है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे इनपुट के तौर पे जाना होता है। जब तक ये वाला आउटपुट हमें सही नहीं मिलता उस वक्त तक अगला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट, जो अगला पार्ट है प्रोजेक्ट का या एक जो डिफरेंट प्रोजेक्ट है वो आगे चल नहीं सकता। एक छोटी सी एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मैं रोड्स को किसी जगह रोड्स बना रहा हूँ, लेट्स से बैरियर फेज 8 जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है, फेज 5 है डीएचए का वो हमारा प्रोजेक्ट है या व्हाटएवर। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा होगा रोड के बनाने का, साथ में ऑब्वियसली वहाँ पे जो बिजली की सप्लाई है, जो लाइनें बिछनी है या गैस की सप्लाई है, लाइनें बिछी है, वो भी एक अलग से प्रोजेक्ट पे काम कर होगा। और अब आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों में एक खास किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये ना हो कि एक दिन वो सड़क बनाए और अगले दिन फिर उधेड़ दी जाए, ये ना हो कि एक दिन फुटपाथ बने अगले दिन गैस वाले उसको उधेड़ दें। सो ऐसे मौकों पे जाहिर है उन प्रोजेक्ट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसीज को डील करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस अपना रोल प्ले करता है। और ऑब्वियसली अगर वो प्रोग्राम्स के दरमियान है तो प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, और पोर्टफोलियो के दरमियान है तो पोर्टफोलियो ऑफिस। सॉरी, साद इज देयर। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो इसके अलावा और भी डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि एक प्रोजेक्ट का एक फर्स्ट फेज है जिसमें हमने फिजिबिलिटी कर दी है। अगर ये फिजिबिलिटी स्टडी लेट्स से डैम बनाना है और उस एरिया की फिजिबिलिटी स्टडी क्लियर आती है जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी है, एज वेल एज मे बी यहाँ पे इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी भी हो और पॉलिटिकल फिजिबिलिटी भी हो, क्योंकि इस केस में हमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस भी मे बी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का वो चाहिए होगा। अगर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है 1 साल लगता है इस पे, दूसरे फेज में हमारे पास वो डैम की कंस्ट्रक्शन या लैंड एक्विजिशन है, जब तक इसका आउटपुट हमारे पास नहीं आएगा अगला फेज या अगला प्रोजेक्ट नहीं चल सकेगा। फिलहाल आप फेज और प्रोजेक्ट को इंटरचेंजेबली समझ लें, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक टर्म है जिसमें हम फेज और प्रोजेक्ट को दो अलग तरह से डील करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक ही तरह से डील करते हैं, बट इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन में आपको एट अप्रोप्रिएट स्टेज आगे बताऊंगा कि ये फेज से क्या मुराद है और प्रोजेक्ट से क्या मुराद है। सो एनीवेज
इसके अलावा रिसोर्सेज की जो ज़रूरियात है, जैसे मैंने आपको बुलडोज़र की एक दफ़ा एग्जांपल दी थी, आई गेस आई एम नॉट श्योर मैंने रिकॉर्डिंग में दी थी या आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट पे मुझे 3 बुलडोज़र्स चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे मुझे 4 बुलडोज़र्स चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे मुझे 6 बुलडोज़र चाहिए, अब या 5 चाहिए। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं 3 बुलडोज़र इसके लिए हायर करूं या परचेज करूं, या मैं 4 इसके लिए करूं और 6 इसके लिए करूं। तो आप सोचें कि मुझे अलग से रिसोर्सेज चाहिए हर हर यू नो प्रोजेक्ट के लिए अलग। लेकिन अगर पीएमओ ही इस चीज को देख रहा है तो पीएमओ क्या करेगा, पीएमओ इन चीजों को इस तरह स्केड्यूल करेगा कि जब मुझे 3 बुलडोजर इधर चाहिए तो उस वक्त 3 इधर काम कर रहे हो और 4 में से 3 में भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिए जाए। जैसे ही एक यहाँ से फ्री हो वो इसको यहाँ पे दे दें, 2 इधर ले जाए और यहाँ पे अपना काम शुरू हो जाए। सो हम अपनी एक्टिविटीज इस तरह प्लान करते हैं कि यार हमारे पास जो कम से कम रिसोर्सेज हैं वो यूज करें, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को आपस में इस तरह प्लान करें कि आप कहें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। दैट मीन्स दो एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं उनको हम इस तरह लिंक कर दें कि हमारी रिसोर्सेज जो है वो बेस्ट यूटिलाइज हो। तो पीएमओ के बहुत सारे फायदे हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर यू नो बेनिफिट दैट वी कैन गेन फ्रॉम द पीएमओ। एग्जाम के अंदर आपने ये एस्यूम करना है, एग्जाम के अंदर मैंने कुछ असम्पशंस के बारे में बार बार बात करता हूँ, तो एग्जाम के अंदर आपने ये एस्यूम करना है कि हमारे पास जो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो अंडर सम पीएम हो रहा है। ये असम्पशन आप करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें या लॉजिक्स जो है वो समझ आ जाएंगी कि यार ऊपर बॉस जो है वो पीएमओ बैठा हुआ है। अच्छा, अब पीएमओ की कौन सी टाइप है, ये क्या assumption रखनी है, वो मैं आपको शॉर्टली 2-3 स्लाइड्स के बाद बताता हूँ, 2 स्लाइड्स के बाद बताता हूँ। अच्छा जी, देन इट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल प्रोजेक्ट्स, और फिर वो देखते हैं कि यार ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलके मेरे पास जो काम कर रहे हैं, वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लान किया होता, क्या ये वाकई उसमें उस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ये वाकई उसके साथ अलाइंड है या नहीं है। ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो बहुत मेहनत से काम करने वाला हो और वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में इस प्रोजेक्ट को लेट कर रहा हो। हालांकि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उसमें स्केड्यूल या टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, दे आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द कॉस्ट। तो ऐसे केस में ये छोटी छोटी बचतें करके प्रोजेक्ट को लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेट करता है सारी इंफॉर्मेशन को, और ये देखता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट के ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनके साथ अलाइंड है या नहीं है। देन हेल्प प्रोवाइड रिसोर्सेज, मैंने अभी ये बात कर ली पहले से। रिकमेंड द टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हेन अप्रोप्रिएट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में पीएमओ को पता होता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, और लेट्स से मेरे पास फंड्स खत्म हो गया तो मुझे कौन सा वाला प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट करना है या बैक बर्नर पे भेजना है, वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा होता है इस तरह के बाज़ दफ़ा कोई एक आधा प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइंड नहीं रहता। अब वो जब अलाइन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा या बैक बर्नर पे भेजना पड़ेगा। शायद मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि जनवरी के अंदर या फेब के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैक बर्नर पे चले गए बिकॉज कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास जो नए प्रोजेक्ट्स थे, मसलन हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन एजुकेशन, इसके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो सेटअप बनाना था, ये वाला प्रोजेक्ट जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये बाद में आया, कोरोना की वजह से आया और इसने हाईएस्ट प्रायोरिटी ले ली। और वो जो एक पार्किंग लॉट बन रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर, या वो जो एक नया बिजनेस स्कूल बन रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, ये वाला जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बैक बर्नर पे चले गए या मे भी बाज़ दफ़ा टर्मिनेट, अगर वो बिल्कुल इरेलेवेंट, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें तो ये बैक बर्नर पे चले गए, बट समटाइम्स आपके वो प्रोजेक्ट बिल्कुल उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हम इस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे उसमें नहीं है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ वेरी फेमस ये जो, बल्कि डीएचए के साथ, ओके लेट मी से दैट, मैं डीएचए के साथ एक प्रोजेक्ट अपने स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए एक काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा कि जी एक प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों ने डीएचए का ये कौन सा फेज है, 1 है, जिसमें एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, बहुत बड़ा राउंड अबाउट है।
उस राउंड अबाउट पे एक प्रोजेक्ट डीएचए के पास आया जी कि हम यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट आया, पता नहीं वहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं हम एक मार्केट बनाएंगे। वो इतना बड़ा राउंड अबाउट है कि आपने जिन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे मार्केट बन सकती है। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं जी हम एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाएंगे। मीनवाइल ये 3-4 प्रोजेक्ट्स है जिसमें पैसा गया। ये मैं आपको 2008 की लेट से बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारा कुछ ऑपरेशंस ऐसे स्टार्ट हुए जिसपे हमारे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज आई और उसकी वजह से ज़ाहिर है ये वॉर ऑन टेरर और सारा सिस्टम शुरू हुआ। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि हम शोहदास को और जो वॉर वुंडेड मतलब फैमिलीज हैं या विक्टिम्स हैं जिनके बिकॉज ऑफ एनी वॉर में कोई डिसेबिलिटीज आ गई है, तो उनको कुछ लिविंग अकोमोडेशन देने के लिए कुछ वेलफेयर के प्रोजेक्ट से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सब के सब इनिशिएट होने से पहले ही या इनिशिएट होते ही कैंसिल हो गए और वो सारे फंड्स और सारी प्रायोरिटीज किसी और तरफ चली गई। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि बाज दफा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक खास, एक आपको मैंने कोरोना की एग्जांपल दी और एक ये डीएचए वाली, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी होती है और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और फिर उस प्रायोरिटी चेंज होने के नतीजे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस प्रायोरिटी के साथ अलाइंड नहीं रहते, तो या तो हम उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि वो अलाइंड हो जाए या फिर हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं। सो ये डिसीजन भी ऑब्वियसली पीएमओ कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद बाज़ फंड्स खत्म हो जाते हैं वगैरह वगैरह, वो वाले रीजंस तो हैं ही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटर कंप्लायंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ पीएमओ वो प्रोसेसेस बनाता है बल्कि वो इंश्योर भी करता है कि आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स मैनेज हो रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पे ये प्रोसीजर्स फॉलो भी हों। और ये ऑडिट की शक्ल में भी होता है, ये इंस्पेक्शन की शक्ल में भी होता है। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज की हैं, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इन दोनों का डिफरेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर मैं जनरली कहूँ तो इंस्पेक्शन जो है वो ऑन साइट एक विजुअल चेकिंग टाइप चीज है और जो ऑडिट है वो आप तसल्ली से डेप्थ में डिटेल में डॉक्यूमेंट्स का कर रहे होते हैं कि आप सारी रसीदें निकाल लेते हैं, आप सारे इनवॉइसेस निकाल ली, आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल ली, अच्छा किस वक्त कब ये डिसीजन हुआ, किसने दिया, क्यों दिया, ये प्रोसीजर कहाँ वायलेट हुआ, आपके पास इनवॉइसेस कितनी हैं, बैलेंस शीट्स क्या कहती हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो है ये नॉट ओनली फाइनेंशियल ऑडिट बट अदरवाइज भी कि यार आपने फॉर एग्जांपल जो हमारे पॉलिसीज या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस थे वो ये कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन मीटिंग्स का जो रिजल्ट होगा या उन मीटिंग्स की जो प्रोसेसिंग होगी वो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर लिख के लाजमी पब्लिश करनी है और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। तो अब अगर किसी जगह आपने देखा, वो ऑडिट वाले आएंगे वो देखेंगे कि यार आपने, और हमने ये भी सॉरी कहा कि एक मंथ में एक मीटिंग टीम की होना लाजमी है ताकि वो एक दूसरे को बता सकें कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है या कुछ मसले अगर हैं तो वो डिस्कस कर सके। अच्छा, अब इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए वो जो मीटिंग है, अगर आपने वर्बल क्लेम किया हुआ हाँ जी हम हर दफ़ा मीटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मीटिंग आप करते हैं तो फिर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ पे है, रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाए, या इस तरह की चीज़ें। तो ये ऑडिट है जिसको आप डेप्थ में देखते हो। इंस्पेक्शन ये है कि मैंने एक चीज़ आया, मैंने देखा अच्छा यार ये आपने बिल्डिंग बनाई है, मैंने उसके ऊपर हाथ लगा के देखा अच्छा यार प्लस्तर कितना स्मूथ किया हुआ है, मुझे उसको, या वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैंने कोई टूल यूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ चेक की एंड सो ऑन, पेंट की क्वालिटी चेक की या वगैरह वगैरह। ये जो विजुअल है ये चीज़ें इंस्पेक्शन में आती हैं, बट स्टिल इसके और भी बहुत सारे मतलब हैं इंस्पेक्शन एंड ऑडिट के, विल टॉक अबाउट दिस थिंग। लेकिन मैं अपने ये ज़रूर इंश्योर करता है पीएमओ कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिर जैसे मैंने कहा लेसन लर्न रेपोजिटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, एट दिस स्टेज प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, तो ये इस टाइम आप पीएमओ को कहेंगे कि सर वो जो पहले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोगों ने क्या क्या एस्टिमेट लगाए थे हमें दे दें, हमें भी काम होगा। उन्होंने पहले एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी तो उनके जितने खर्चे आए थे तो हमें अपने एस्टिमेट लगाने में, हमें अपना चीज़ें प्लान करने में टाइम वो आसानी हो जाएगी। उनको कितने दिन लगे ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, कितने दिन लगे ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। तो एक तो इस तरह का डाटा, प्लस उनसे जो चीज़ें उन्होंने अच्छी की, जो चीज़ें उनसे गलत हुई, उसके बारे में जो लेसन लर्नड
उन्होंने स्टोर किए हमें वो भी दे दें ताकि हमसे वो गलतियां ना हो। तो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के का डाटा उसको देख के अपने सामने रख के उनके लेसन लर्न को देख के हम अपना प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, और साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट का डाटा भी सेव करते रहेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे होने वाले लेसन लर्न को भी स्टोर करते रहेंगे। और जब हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होगा, इस क्लोजर पे हम ये वापस पीएमओ को दे देंगे कि जी जहाँ पे आपने पुराने प्रोजेक्ट से रखा हुआ है वहाँ पे अब हमारे प्रोजेक्ट का भी डाटा इन्फॉर्मेशन और लेसन लर्न जो अपने पास स्टोर कर लें, ताकि हमारे बाद जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। सो ये हेल्प करता है पीएमओ लेसन लर्न गैदर करने में भी और उसको स्टोर करने में भी। फिर मैंने कहा जैसे टेम्पलेट्स की बात थी, तो टेम्पलेट्स जो है वो और डिफरेंट प्लान्स के डॉक्यूमेंट्स के जो है पीएमओ बना के देता है। मसलन अगर कल परसों किसी ने कहा था सर वो चार्टर कैसा होता है, तो अगर ये मुझे बना बनाया एक टेम्पलेट मिल जाए तो यू नो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। आई वोंट बी रिक्वायर्ड टू री इन्वेंट द व्हील एज आई सेड दैट डे। तो आपके पास ऑलरेडी एक बनी बनाई चीज होती है, इट सेव्स योर टाइम। और फिर प्लस जब आपका एक टेम्पलेट बनता है ना तो बेसिकली उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। मसलन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हुआ कि आपके चार्टर के अंदर ये डिटेल्स मस्ट होनी चाहिए, तो जब वो आपको टेम्पलेट देंगे तो आपके पास वो डिटेल्स ऑब्वियसली बनी बनाई इंक्लूड हो जाएंगी। फिर ये हेल्प करता है, गाइड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नेंस कैसी होगी, और वो गवर्नेंस के तमाम प्रोसीजर्स भी पीएमओ आपको बताता है। अच्छा, देन इट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स। दैट मींस कि अगर टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, या किसी इस प्रोजेक्ट मैनेजर को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई इंटरेक्ट करना है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो पीएमओ इज द सेंट्रल बॉडी जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर भी इसको अप्रोच करेंगे। इसी तरह जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी आके इसी पीएमओ को कहेगा कि यार वो फलां प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दो या इन प्रोजेक्ट्स का क्या हो रहा है। अच्छा जी, देन ये पीएमओ जो है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जब इनिशिएट हो रहा होता है प्रोजेक्ट, उस वक्त पीएमओ हैविली इन्वॉल्व होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उसको इनिशिएट करने के लिए जो बेसिक प्लान्स हैं, जो फिजिबिलिटी है, इस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी कितनी है वगैरह वगैरह, प्लस इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, फिर इस प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी। यू नो शुरू में आपके स्टार्ट में पीएमओ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजर अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान फाइनल बना के वो उसका अप्रूवल ले लेता है फ्रॉम द पीएमओ लेट से, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। फिर इसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पीएमओ उस तरह एक्टिवली या हैवीली इन्वॉल्व नहीं होता। इनफैक्ट वो गाहे बगाए इससे अपने वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स लेता रहता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स चेक करता रहता है, और जब जब क्वार्टरली ऑडिट होना है या 6 मंथली ऑडिट होना है उस प्रोजेक्ट का, तो वो ऑडिट करता रहता है। या बाज दफा कोई ऐसे प्रॉब्लम्स या वायलेशंस उसको नजर आती हैं तो वो इंटरवीन करता है, अदरवाइज वो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। फिर इसी तरह जब प्रोजेक्ट सर कंप्लीट। जी मतलब कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारा हाँ हाँ, नजर मतलब रखता आपका होगा। बॉस वही है, बॉस वही है, लेकिन हैविली इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है। ये जाहिर है शुरू में आपको मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करता हूँ फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, तो आपको मुझसे बहुत सारा, सर आप बजट कितना है हमारा, यार इतना बजट है, ऐसा रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, मैं बताऊंगा आपको, यार इधर से मिलेगी, ऐसा वो फलां चीज कहाँ से मिलेगी, यार इधर से। बिकॉज आप तो अभी अभी अपॉइंट हुए हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर सारी जो अथॉरिटी है वो मेरी है, मैंने ही आपको एक्चुअल में वो पावर्स देनी है सारी की सारी। तो शुरू में जो स्टार्ट, जब तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता, ये इसके बारे में ना हम बात करेंगे एक दिन छोड़ के, लाइक द डे आफ्टर टुमारो हम प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स पढ़ना शुरू करेंगे कि यार प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, उसके बाद स्टार्ट होने के बाद उसका प्लान कैसे बनता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पर हम बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम, में भी हम 2 दिन से प्लानिंग का पार्ट पढ़ते रहे। ठीक है, और जिसने, अगर आपने ये वाले लेक्चर्स अच्छी तरह समझ लिए, ये प्रोसेस या ये जो फ्लो है ये अच्छी तरह समझ लिया, तो बाकी उसके बाद वो जो आपने 13 12 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इस प्रोसेस में फ्लॉ है ना, तो पीएमपी एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो मैं वो जब आपको बताना शुरू करूंगा, यू विल कम टू नो अबाउट दिस। अच्छा यार प्लानिंग ऐसी होती है, बट फॉर नाउ इफ आई से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जब बन जाता है तो अब, और उसका अप्रूवल पीएमओ दे देता है कि ठीक है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आई एम ओके विद दिस प्लान, नाउ यू कैन मूव हेड, और अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बाद ज़ाहिर है पीएमओ
जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो और पीएमओ वो दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं कि यार दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और इसके लिए ये रिसोर्सेज हैं, वो प्लान के अंदर सब कुछ लिख दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स का जो प्लान बनता है उसके अंदर ये सारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। एनीवेज, अच्छा आप हैव, और फिर सॉरी, फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी जब प्रोजेक्ट हैंडिंग टेकिंग ओवर हो रही होती है तो जाहिर है वो पिछले 1.5 साल का प्रोजेक्ट है या 1 ईयर का है या 6 मंथ का है, अब मुझे वो हैंड ओवर करना है, तो जाहिर है हैंडिंग टेकिंग ओवर पे फिर पीएमओ जरा उसका रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन द चेंज कंट्रोल बोर्ड। आप लोगों को चेंज कंट्रोल बोर्ड का आइडिया है? हैव वी डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर? नो। जी अच्छा, है सर, चेंज है कंट्रोल बोर्ड का तो है जी, है आइडिया तो है, प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, ठीक जी होगा। अच्छा, फॉर दोस्त अगर ये नहीं है, पीएमआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है चेंज, हाउ टू मैनेज द चेंजेस। एक प्रोजेक्ट है, उसका एक बजट अलॉट किया गया है, उसके लिए एक ड्यूरेशन अलॉट किया गया है, रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स आपने कहा ये होंगे ये होंगे, ये सारे के सारे आपके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में लिख दिए जाते हैं, जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जब अप्रूवल हो जाता है, जब सिग्नेचर हो जाता है, तो उसके बाद आप खुद से कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी भी शख्स को कोई चेंज करवानी हो ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रोजेक्ट टीम के अंदर हो, लाइक प्रोजेक्ट टीम के अंदर से मुराद एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके नीचे प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है, इनमें से किसी को स्केजुअल चेंज कराना है या अदरवाइज कोई चेंज करानी है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई चेंज रिक्वायर्ड है, या फिर कस्टमर को कोई चेंज रिक्वायर्ड है, या किसी और फंक्शनल डिपार्टमेंट को। मैं अभी आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 बिल्डिंग के ऊंचे ऊंचे ब्लॉक्स हैं, बड़े ब्लॉक्स हैं, लेट्स से 10 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और ये तीनों आपस में लेट्स से यहाँ पे इस तरह कनेक्टेड भी हैं, और हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हमने इन तीनों को सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन करना है। अब हर फ्लोर पे 10-10 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे मल्टीपल केबिन्स एंड ऑफिसेज हैं, तो आपने सेंट्रल एयर कंडीशन करना है, तो ऑब्वियसली एयर कंडीशनिंग का एक काम है, प्लस इसकी जो सीलिंग है जिसके अंदर से एसी की ट्रंकिंग गुजर रही है उसका एक काम है। अब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका काम है या आपका प्लान बनता है कि सो एंड सो डेट को इतने बजे से इतने बजे मैं इस फ्लोर पे सीलिंग पे काम करूंगा, और ऑफिस नंबर 1, ऑफिस नंबर 2, केबिन नंबर 1 to 10 ये सब के सब डिस्टर्ब होंगे, ऊपर छत पूरी उधेड़ी जाएगी, टुक टक शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो स्टेक होल्डर है, लेट्स से ये हमारे यहाँ आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये कमरा है, और वहां पे लैब्स हैं। अब ये जो लैब्स हैं इसकी वजह से ऑब्वियसली पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स या नेटवर्क पे इफेक्ट आ सकता है। अब इस वाले स्टेक होल्डर ने जब प्लान बन रहा होता है ना, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर से मिल के ये चीज़ें डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, इस दिन नहीं उस दिन कर दें, इस जगह तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वगैरह वगैरह, तो आप एक दिन डिसाइड करते हो। अब आप सोचो कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी मर्जी से ये छोटा सा स्केड्यूल भी चेंज नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज अगर वो कहता है यार मैंने इसको 15 सितंबर को करना था और अब मैं इसको इसकी बजाय 16 सितंबर को कर रहा हूँ, तो यू नो दैट विल इफेक्ट दिस स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर आपकी बात आपको उस ऑफिस में घुसने नहीं देगा कि भाई हमने आपकी वजह से 15 सितंबर को वो जो हमारा यूके से कस्टमर आना था उसको हमने एक दिन एक्स्ट्रा जो है ना वो होटल का किराया भी दिया और उधर रखा भी है, और अब हमने 16 सितंबर को अपनी मीटिंग स्केड्यूल की है, और अब आप हम कह रहे हैं कि 16 को नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो यू नो अगर किसी को भी प्रोजेक्ट के ऊपर, ये मैंने एक एग्जांपल दी, बट इसी तरह कस्टमर आपको कहता है कि यार ये ना हमारा जो लेट से आप एक बिल्डिंग बना रहे थे उसमें आई एम प्लानिंग कि आप बेसमेंट भी ऐड कर दें, या आई एम प्लानिंग कि आप टॉप पे एक और पोर्शन ऐड कर दें, या आई एम प्लानिंग कि एक रूम और ऐड कर दें। तो इस चेंजेस का कुछ इम्प्लीकेशन होती है। ये स्कोप मैंने बढ़ा दिया है। स्कोप बढ़ाने से मुराद एक बिल्डिंग, एक कमरा, एक फ्लोर एडिशनल मैं कह रहा हूँ। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसके लिए एडिशनल टाइम भी चाहिए होगा, एडिशनल कॉस्ट भी चाहिए होगी, लेकिन कस्टमर से तो मेरा पुराने एक खास कॉस्ट पे एक खास ड्यूरेशन पे एग्रीमेंट हुआ हुआ है। सो ऑब्वियसली एट एट एनीबॉडीज ओन विल हम जो है ना ये चेंजेस नहीं कर सकते। फिर चेंजेस अगर इस तरह होनी शुरू हो जाए तो लेट से 10 बंदों ने आपस में मीटिंग की और उन्होंने कहा यार हम ये प्लान चेंज कर देते हैं, और वो प्लान मैं लेट से आप लोगों के साथ बात करता हूँ, और मैं प्राइवेट टेक्स्ट में आप 2 से 3 लोग मेरे से बात करते हैं और हम कहते हैं कि यार कल की क्लास 11 बजे होगी,
और ये चीज मैं सबको कम्युनिकेट नहीं करता तो होगा क्या कि आप में से जो टीम मेंबर्स हमारे प्रोजेक्ट के हैं वो कुछ और पुराने प्लान पे पुराने स्केड्यूल पे काम कर रहे होंगे और हम जो जिन लोगों ने डिसाइड किया 3-4 लोगों ने हम एक नए प्लान पे काम कर रहे होंगे। अब हमारा प्लान चेंज हो चुका है और वो हमने उसका कोई अप्रूवल नहीं लिया और किसी को इंटीमेट नहीं किया। इस वजह से ये जो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी, इन एग्जांपल्स को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को भी कोई चेंज करनी है, उस चेंज के लिए वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, उसको हम कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट। ये चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो चेंज रिक्वेस्ट को जो कोई चीज कोई अथॉरिटी कोई बॉडी अप्रूव कर सकती है तो वो है चेंज कंट्रोल बोर्ड, सीसीबी। चेंज कंट्रोल बोर्ड आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाली तमाम रिक्वेस्ट को देखता है और उन रिक्वेस्ट को देखने के बाद उसके इफेक्ट्स को देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि सो एंड सो चेंज वो अप्रूव की जा सकती है या नहीं की जा सकती, रिजेक्ट करनी है, अप्रूव करनी है, या फॉर सम टाइम हम उसको डेफर भी कर सकते हैं। तो चेंज कंट्रोल बोर्ड एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जो आपके प्रोजेक्ट्स के प्लान के अंदर जितनी भी चेंजेस आनी होती हैं थ्रू सम चेंज रिक्वेस्ट उनको उनका अप्रूवल देती है, उनका एनालिसिस करती है, फिर अप्रूवल देती है या रिजेक्ट करती है। अच्छा, और फिर उसके बाद सब लोगों को सर इन्फॉर्म भी करती है।